Good morning everyone. Welcome back to GK Today. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 और 29 ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में डेवलप किया है इंडिया की लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज DRDO, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है जहां पे इन्होंने नेशन का लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लेवल 6 थ्रेट ऑफ BIS एम्युनिशन को भी विथ स्टैंड कर सकता है और इसको टेस्ट कर लिया गया है TBRL चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेट करता है नोबल मटेरियल्स को एंड प्रोसेसेस को फॉर एनहांस्ड प्रोटेक्शन। तो जो फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल है इसका, वो यूटिलाइज करेगा मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट को जहां पे पॉलीमर बैकिंग मौजूद है और मिलके ये प्रोवाइड करेंगे ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट फॉर द ऑपरेटिव्स ड्यूरिंग मिशन। ठीक है, और ये अफर्म किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ठीक है, तो DRDO ने हाल फिलहाल डेवलप किया इंडिया का लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है ऑर्गेनाइजेशन और अगली स्लाइड में हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। Recently, which organization released the Trends in the World Military Expenditure 2023 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है आपको ये बताना है। तो ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश हुई है सिप्री के द्वारा। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस रिपोर्ट में मोटा मोटा इन्होंने क्या बताया है कि इंडिया ओवरऑल 4th पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। ओके, और अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो US, चाइना और रशिया, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी कि ये तीनों कंट्रीज सबसे ज्यादा खर्च करती हैं अपनी मिलिट्री पे। ठीक है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कार्बन नोजल फॉर द रॉकेट इंजन्स। ये कार्बन नोजल हाल ही में डेवलप किया है इसरो ने फॉर द रॉकेट इंजन्स। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको डेवलप हाल ही में किया है DRDO ने। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया BEL ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद पैनासोनिक एनर्जी टू क्रिएट अ ज्वाइंट वेंचर फॉर प्रोड्यूसिंग लिथियम आयन सेल्स इन इंडिया। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है पैनासोनिक एनर्जी के साथ, जिसके बाद मिलके वो एक ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करेंगे और जहां पे लिथियम आयन सेल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स टू प्रोवाइड लोन्स अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें से कौन सी बैंक है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ, जिसके बाद वो लोन प्रोवाइड करेंगे किस योजना के तहत? अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, दैट इज ए ऑप्शन। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? चेन्नई में। और इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ, जिसके बाद ये लोन प्रोवाइड करेंगे अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया था? 13 फरवरी 2024 को। बेसिक पर्पज यहाँ पे क्या था? फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना टू द 1 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया थ्रू रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड होंगे, अगर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करते होंगे तो उन्हें 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा मंथली। और गवर्नमेंट ने इसके लिए एलोकेट किए हैं 75,021 करोड़ रुपीज फॉर दिस स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इंडियन बैंक। चलिए कुछ योजना या स्कीम्स हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट है महतारी वंदना योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। ये स्कीम कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ स्टेट ने लॉन्च करी थी। बाय द वे सारी जो योजना या स्कीम्स हैं ये सारी की सारी 2024 में ही लॉन्च हुई हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। ये जो है एक तरह की स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है हिमाचल प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये योजना है यूपी की। नीम गलुम नालमा स्कीम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। ये स्कीम है तमिलनाडु की।
Recently, which state government announced a special scheme for the laborers and the street vendors named as मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है राजस्थान की, और ये किसको दी जा रही है, इसकी बेनिफिशियरीज कौन लोग हैं, लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। ओके। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको आप CSIR कहते हैं, as a part of the Earth Day celebrations, recently installed India's biggest climate clock at which place? CSIR ने हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट क्लॉक कौन सी जगह पे इंस्टॉल कर दिया है एज ए पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशन, आपको ये बताना है। अर्थ डे सबसे पहले हम कब मनाते हैं, कल मैंने आपको बताया था 22 अप्रैल को। थीम इस साल के लिए क्या रखी गई है अर्थ डे की, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखिएगा। 22 अप्रैल को मनाते हैं और थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो एज ए पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशन CSIR ने अनवील किया इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में। ओके। इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पस क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जो कि IIT बॉम्बे को बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस बात पे एम्फेसिस डाला कि किस तरह से लोगों में एनर्जी लिटरेसी फैलाने की जरूरत है और उन्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत है कि वो अपना एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज करें या फिर कम से कम एनर्जी का यूज करें। ठीक है, तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, आंसर है नई दिल्ली में। अगली स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट जगहों की लोकेशन हम चेकआउट कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है मुल्ला पेरियार डैम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मुल्ला पेरियार डैम है केरला स्टेट में। टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में। माउंट रुआंग, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट रुआंग कहाँ पे है, आंसर है इंडोनेशिया। लेक कैरिबा, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? लेक कैरिबा कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लाई करती है, मैंने पहले भी आपको बताया है, Z to Z ऐसे करके याद रखिए, ज़ाम्बिया टू जिम्बाब्वे। ठीक है। मोरिया ट्राइब, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, प्राइमरीली लोकेटेड इन विच स्टेट्स? मोरिया ट्राइब कहाँ कहाँ मिल जाएगी आपको, सबसे पहले तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में है। ये 4 स्टेट्स हैं जहां पे आपको मोरिया ट्राइब मिल जाएगी। ओके। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हाल ही में किस कंट्री ने होस्ट किया है, आपको ये बताना है। तो अर्थ डे सेलिब्रेशंस के दौरान भूटान ने लीड किया है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस को, जहां पे इनका पर्पस है कि ये $1 बिलियन रेज कर सकें एक डेकेड में, जिससे कि क्रूशियल टाइगर हैबिटाट्स को हम सेफ गार्ड कर सकें। ओके। तो इन कोलैबोरेशन विद रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान एंड टाइगर कंजर्वेशन कोalition इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पे इनका फोकस था सस्टेनेबल फाइनेंस, यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना और एसेंशियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को अडॉप्ट करना फॉर टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सी कंट्री वेन्यू रही, आंसर है भूटान। अगली स्लाइड में चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में नजर दौड़ाते हैं। रिसेंटली विच कंट्री पास्ड द सेफ्टी ऑफ रुवांडा एजाइलम एंड इमिग्रेशन बिल? इस बिल को हाल फिलहाल किस कंट्री ने पास किया है, आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने इस बिल को पास कर दिया है, जहां पे ये कुछ एजाइलम सीकर्स की जो डिपोर्टेशन है उसको परमिट कर रहे हैं टू रुवांडा, जिससे कि इलीगल एंट्री को डेटर या कम किया जा सके, जो कि स्मॉल बोट्स के थ्रू होती है इस कंट्री में। और इसको प्रपोज किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने 2022 में। इस बिल के थ्रू जो माइग्रेंट प्रोटेक्शंस हैं उनको इनहेंस करने की बात हो रही है। ठीक है, तो यूके ने इस बिल को पास किया है। माउंट एल्गन नेशनल पार्क, रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू मार्बर्ग वायरस, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो माउंट एल्गन नेशनल पार्क जो आजकल चर्चे में है बिकॉज ऑफ मार्बर्ग वायरस, ये कौन सी कंट्री में लाई करता है, आपको ये बताना है। ये नेशनल पार्क लाई करता है कीनिया कंट्री में। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीटम जो कि दुनिया की डेडलीस्ट केव है इन माउंट एल्गन नेशनल पार्क, ये नेक्स्ट पैंडेमिक को जनरेट कर सकती है बिकॉज ऑफ मार्बर्ग वायरस। ठीक है, तो मार्बर्ग वायरस को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने नाम दिया है एपेडेमिक प्रोन, और मार्बर्ग वायरस डिजीज एक तरह की सीवियर हेमरेजिक फीवर है जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं और प्राइमेट्स को। तो ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ यूनिक जोनोटिक आरएनए वायरस रिलेटेड टू एबोला, और ये ट्रांसमिट होती है एक दूसरे में थ्रू बैट इनहैबिटेड केव्स। ठीक है, तो यही रीजन है कि बैट इस केव्स में रहते हैं, तो ये जो है सेकेंड पैंडेमिक को बुलावा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बस कि माउंट एल्गन नेशनल पार्क है कीनिया में। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को हाल ही में होस्ट किया था नेपाल कंट्री ने, और याद रखिएगा ये जो कॉन्फ्रेंस है किसको डेडिकेटेड है, LGBTQ+ कम्युनिटी को।
इनकी वेलफेयर या इनके राइट्स के बारे में बात हुई थी इस कॉन्फ्रेंस में। रिसेंटली विच गल्फ कंट्री लॉन्च्ड देयर फर्स्ट एवर हिंदू रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट हाल ही में लॉन्च किया है कुवैत ने, इसी के साथ ही इनका पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट है। रैम्पेज मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, रैम्पेज मिसाइल को डेवलप किया है इजराइल ने, ठीक है। Voyager 1 spacecraft recently seen in the news is a space probe launched by which space organization? Voyager 1 spacecraft जो आजकल चर्चे में है, ये एक स्पेस प्रोब है, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नासा। इसको लॉन्च किया गया था 1977 में और ये ट्रांसमिट कर रहा है वाइटल डेटा को आफ्टर अ पीरियड ऑफ मैल फंक्शन, ठीक है। तो स्पेसक्राफ्ट का जो मिशन है उसका बेसिक पर्पस क्या था कि आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना, और यहाँ पे फ्लाईबाइज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न भी कंडक्ट करने वाले थे, जहाँ पे इन्होंने कुछ नए मून्स और रिंग्स को भी डिस्कवर किया था। तो इसी के साथ ये पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था जो कि सोलर सिस्टम में एग्जिट हुआ था 2012 में, और इसी के साथ इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और वोयाजर 1 ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऑपरेशनल रहेगा अंटिल एटलीस्ट 2025। करेंटली वो 13.8 बिलियन अवे है फ्रॉम द सन, ठीक है, 13.8 बिलियन माइल्स दूर है सन से, ठीक है। तो वोयाजर 1 स्पेसक्राफ्ट किसका है? योर आंसर इज नासा। चलिए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है रशिया ने। Recently, which space organization has been directed to establish a time standard for the moon called coordinated lunar time? ये है नासा। नासा ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे एक टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेटेड ल्यूनर टाइम। Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) recently seen in the news is a joint mission between which two space agencies? LUPEX कौन सी दो स्पेस एजेंसीज के बीच का ज्वाइंट मिशन है? योर आंसर इज इसरो एंड JAXA, जापान की स्पेस एजेंसी JAXA, ठीक है। Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) recently seen in the news is a project of international collaboration between which two space agencies? तो SOHO ये प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा, ठीक है। Which Russian cosmonaut recently set the record for spending the maximum time in space? इनका नाम है ओलोग कोनोनेनको, ये रशिया को बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड सेट किया है जहां पे सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है स्पेस में, ठीक है। Which organization recently released a report titled as Towards a Regenerative Blue Economy, Mapping the Blue Economy? ये जो रिपोर्ट है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया आपको ये बताना है। आंसर है ए ऑप्शन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जहां पे इन्होंने रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी के डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स की बात करी है। ये जो मॉडल होता है इसका एम है इफेक्टिव रीजेनरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर ओशन इकोसिस्टम along with sustainable economic activities and fair prosperity। तो इसमें एम्फेसिस हमारा रहता है प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन एंड रेजिलियंस के ऊपर ऑफ मरीन इकोसिस्टम, और इसी के साथ इंक्लूजन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, फेयरनेस और इंडिजिनस राइट्स की बात की जाती है, और कुछ एक्टिविटीज को एक्सक्लूड किया जाता है जैसे कि ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड डीप सी माइनिंग फॉर कार्बन रिडक्शन एंड इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर क्या है आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपली आपको बस रिपोर्ट याद रखना होगा कि रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। इसको पब्लिश किया है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके। चलिए कुछ रिपोर्ट्स पे नजर डालते हैं। Recently, which organization released a report ensuring safety and health at work in a changing climate? इस नाम की रिपोर्ट को जारी किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। State of the Climate in Asia 2023 report recently seen in the news is released by which organization? इस रिपोर्ट को जारी किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको जारी किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जिसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको जारी किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WADA, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विच कंट्री रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस इन द वर्ल्ड? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। WADA के मुताबिक इंडिया ने रिपोर्ट किया है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डोपिंग केसेस पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है Which Indian naval sailing vessel recently marked a historic trans-oceanic expedition of nearly 2 months by 2 women officers of the Indian Navy? इसमें से कौन सी इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है जिसने एक हिस्टोरिक ट्रांस ओशनिक एक्सपेडिशन हाल ही में कंडक्ट किया है 2 महीनों का, और इसको लीड किया था 2 वुमेन ऑफिसर्स ने इंडियन नेवी की? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तरनी, ठीक है।
हाल ही में इसने कंप्लीट कर लिया है अपना एक सिग्निफिकेंट ट्रांस ओशनिक जर्नी, जिसको कि 2 फीमेल ऑफिसर्स ने लीड किया था, और इसी के साथ ये लौट आई है गोवा में आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, तो एक्सपेडिशन के दौरान जो क्रू थी इसमें, उन्होंने एंगेज किया विद मॉरिशियन ऑफिशियल्स और कोलैबोरेट किया मॉरिशस कोस्ट गार्ड के साथ, ताकि बायलैटरल रिलेशंस को बॉल्स्टर किया जाए। और ये जो अचीवमेंट है, इसके थ्रू इंडियन नेवी का कमिटमेंट हमें दिखता है टू जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट इन मैरीटाइम रोल्स। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ये जो क्रू है ये सागर परिक्रमा 4 के लिए रेडी किया जा रहा है। ये ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपेडिशन है जो कि सितंबर 2024 में होगा अबोर्ड द INSV तरनी। ठीक है, यहाँ पे चलिए कुछ वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर कौन बन गई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? इनका नाम है नाइमा खातून। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन। इनका नाम है लिंडी कैमरन। ठीक है, ये अपॉइंट हुई हैं एज द फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन। ज्योतित सुमनवा तुलका रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये बन चुकी हैं पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर DRC की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की पहली वुमेन स्नाइपर कौन बनी है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुमन कुमारी। ये सारे क्वेश्चंस 2024 के हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी कंडक्टेड ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलांस मिशन? आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ने कंडक्ट किया ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलांस मिशन। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अपॉइंटेड कर्नल एडिसन नैपियो एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर ऑफ इंडिया। कौन सी कंट्री है जिसने अपॉइंट किया कर्नल एडिसन नैपियो को एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर ऑफ इंडिया? ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया। इन्होंने बनाया है कर्नल एडिसन नैपियो को अपना इनॉग्रल डिफेंस एडवाइजर इंडिया के लिए, ताकि दोनों ही नेशंस के बीच में जो रिलेशंस है वो मजबूत हो सके। और एक्टिंग चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कमांडर फिलिप पोलेवारा ने लीड किया फेयरवेल सेरेमनी को फॉर नापियो, जो कि सर्व करेंगे एज अ लियाइजन बिटवीन द PNG's गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री इन इंडिया। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब कर्नल नापियो इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, और इसका एम है कि ट्रेनिंग और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनिया ने अपॉइंट किया है कर्नल एडिसन नापियो को एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर ऑफ इंडिया। ओके, चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनका नाम है नलिन प्रभात। ठीक है, नलिन प्रभात बन गए हैं नए DG NSG के। Recently, who has been appointed as the next Chief of Naval Staff? Next Chief of Naval Staff है Admiral दिनेश कुमार त्रिपाठी। Okay. Recently, who has been appointed as the Joint Director in the CBI? CBI में Joint Director कौन बन गए हैं? इनका नाम है अनुराग कुमार। Who has become the first Indian to be appointed as a jury member at the 33rd Summer Olympics 2024, which is to be held in Paris? इनका नाम है बिल्किस मीर। ठीक है, ये पहली इंडियन है जो कि अपॉइंट हुई हैं एज अ ज्यूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स, जो कि कहाँ पे होगा? पेरिस में। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। इनका नाम है मिस्टर अभय ठाकुर। ये अपॉइंट हो चुके हैं एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। नेक्स्ट है, Which bank recently unveiled its climate strategy 2030 document, which aims to address India's need for green financing? इसमें से कौन सी बैंक है जिसने हाल ही में अनवील किया है क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट को, जिसका पर्पस है इंडिया के नीड को एड्रेस करना ग्रीन फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग? तो यहाँ पे आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्थ डे के सेलिब्रेशंस के दौरान नाबार्ड ने रिवील किया है अपना क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030, जिसका टारगेट है इंडिया की ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्रीन लेंडिंग को एक्सेलरेट करने की बात की जाएगी, मार्केट मेकिंग रोल्स को ब्रॉडन किया जाएगा, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन और मजबूत करा जाएगा, और साथ ही इंडिया को जरूरत है रिसोर्स को मोबिलाइज करने की बात की गई है। ठीक है, तो इंडिया को जरूरत है $170 बिलियन की एनुअली, जिससे कि हम टोटल $2.5 ट्रिलियन बना सकेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। लेकिन $49 बिलियन ही हमने सिर्फ रिसीव किए हैं ग्रीन फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग एज ऑफ 2019 to 20। ठीक है, तो ज्यादातर जो फंड है वो फोकस करता है मिटिगेशन के ऊपर, और सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है एडेप्टेशन और रेजिलियंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो रीजन क्या है? क्योंकि लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट जो है वो हिंडर होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि नाबार्ड ने हाल ही में अनवील करी है अपनी क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट। फुल फॉर्म क्या बताया नाबार्ड का? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Which bank has recently collaborated with RBI to revolutionize agricultural lending through digitalization? तो हाल ही में नाबार्ड ने कोलैबोरेट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिससे कि वो अपनी एग्रीकल्चरल लैंडिंग को और रिवोल्यूशनाइज कर सकें थ्रू डिजिटल प्रोसेसेस। According to the recent Asian Development Bank report, what is the expected growth rate of the Indian economy in 2024 to 2025? तो recent ADB के रिपोर्ट के मुताबिक expected growth rate है इंडियन इकोनॉमी का 7% इस टाइम पीरियड में। Recently, which bank became the first private bank to open a branch in लक्षद्वीप? ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक पहली ऐसी प्राइवेट बैंक है जो कि अपना एक ब्रांच ओपन कर चुकी है लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। Recently, who has been elected as a chairman of Indian Bank Association? हाल ही में मिस्टर M.V. राव बन गए हैं नए चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन के। Recently, RBI has imposed a penalty of 1.4 crore rupees on which bank? RBI ने इतना अमाउंट पेनल्टी लगाया है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, What is the theme of World Malaria Day 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई है? सबसे पहले इसको हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को, और 2024 में हमारी थीम थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, तो मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, और इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं बाद में, जैसे कि शेकिंग, चिल्स एंड हाई फीवर, और ज्यादातर ये ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे बचा जा सकता है विथ सम प्रिकॉशंस, ठीक है। तो इस दिन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट प्रिवेंशन मेथड्स एंड जो इस डिजीज का इम्पैक्ट है उसको कॉम्बैट कर सकें, ठीक है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को, और थीम है इस साल की एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायती राज डे? इसको हर साल हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और रीजन क्या है? क्योंकि इसी दिन इनैक्ट हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब? 1993 में, जिसके बाद इसमें 3 टीयर सिस्टम की बात की गई थी। 3 टीयर सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था लोकल गवर्नेंस में विथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया करती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यानी कि इस दिन को सेलिब्रेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और इस दिन हम अपनी ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ऑनर करते हैं, ठीक है। तो नेशनल पंचायती राज डे होता है 24 अप्रैल को। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2024? इसको हम 23 अप्रैल को मनाते हैं, और इस साल के लिए हमने क्या थीम रखी थी? रीड योर वे। विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिविल सर्विस डे एवरी ईयर? इसको मनाते हैं हम 21 अप्रैल को। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे एवरी ईयर? आंसर है 17 अप्रैल। और लास्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई है? सबसे पहले वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, ठीक है। और इस दिन हम वैक्सीन की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। इसको स्टैब्लिश किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2012 में इस दिन को, और अब ये 180 कंट्रीज में मनाया जाता है। तो इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ठीक है। इसके थ्रू हम यूनिवर्सल एक्सेस को इंफेसिस करते हैं टू द वैक्सीन्स, और जो वैक्सीनेशन कैंपेन्स हैं उनके थ्रू ऑलरेडी हमने स्मॉल पॉक्स और पोलियो को एलिमिनेट कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो थीम क्या रखी गई वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के लिए? ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.